जब से ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, एक के बाद एक शॉकिंग बयान देते जा रहे हैं। फिर चाहे कनाडा और ग्रीनलैंड को अपना प्रोविंस बनाना हो या यूक्रेन वॉर का ब्लेम ज़ेलेंस्की पर डालना हो, मगर इन सब के बीच एक टॉपिक ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरा वेस्ट ही नहीं बल्कि सारी दुनिया सोच रही है कि ट्रंप का अगला मूव क्या होगा। और वह हॉट टॉपिक है नाटो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार इशारा दे चुके हैं कि अब वह ज्यादा दिन नाटो में नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका नाटो से अलग होगा या नहीं, यह जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर यह नाटो क्या है और यह कैसे, कब और क्यों बना, क्योंकि इसी के ऊपर यूरोप की सिक्योरिटी टिकी हुई है। तभी तो इसका बार बार सुर्खियों में आना इसकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है। लेकिन एक सवाल यह भी है, अगर अमेरिका ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तो यूरोप का क्या होगा, वो भी जानेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं नाटो की, और उसे समझने के लिए आपके इतिहास के पन्ने पलटने ही होंगे, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। ये साल था 1945 का, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के डेंजर से बाहर आ पाई थी। मगर खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि उनके सामने यूएसएसआर एक चट्टान की तरह खड़ा था जो कभी भी कुछ भी कर सकता था। बट इतने बड़े वॉर के बाद यूरोप में अब इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वह यूएसएसआर जैसी पावरफुल कंट्री का सामना कर सके। पर मजे की बात यह है कि सोवियत यूनियन भी इस बात को जानता था, तभी तो वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तेजी से यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। यूरोप के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था, और तभी एंट्री होती है बिग ब्रदर, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड यानी अमेरिका की। हाँ, वह अलग बात है कि अमेरिका तो काफी पहले एंट्री ले चुका था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे यूएसएसआर को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अमेरिका की इस हरकत से यूएसएसआर पीछे तो हो गया, लेकिन इसने एक बड़ी खाई खोद दी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, जो कभी भी नहीं भर पाई। दरअसल सोवियत यूनियन को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की एस्टेब्लिशमेंट की गई। इस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम शॉर्ट टर्म में नाटो के नाम से जानते हैं। जब नाटो को एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर कंट्रीज पर हमला किया जाता है तो सभी देश मिलकर उसे बचाएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका लीड कर रहा था, और अमेरिकन लीडरशिप में नाटो को न्यूक्लियर सेफ्टी और फाइनेंशियल एड मिल रही थी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका यूरोप को बचाने में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा था? आखिर इसमें उसका क्या फायदा, क्योंकि अमेरिका तो बिना फायदे के न आज काम करता है और न ही पहले करता था। दरअसल यहाँ यह जानना जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजीज का एक वॉर शुरू हो गया था, जिससे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। 1945 से 1991 तक इन दोनों बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिका ने सोवियत यूनियन से बचने के लिए इटली, यूके और पश्चिम जर्मनी में अपने परमानेंट मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य देशों ने नाटो को सैन्य खर्च देना कम कर दिया, और देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए कि यह संगठन पूरी तरह से अमेरिकी सुरक्षा पर डिपेंडेंट हो गया। 1991 में आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका अमेरिका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, वह समय जब सोवियत यूनियन टूटकर कई हिस्सों में बढ़ गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा आज रूस के रूप में हमारे सामने है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का डिसोल्यूशन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था, जिससे 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आए। इसका मेन रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज थी, जिनमें ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोरिका शामिल थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद सोवियत यूनियन पर दबाव बढ़ा, और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की अनाउंसमेंट की। इसके बाद चेक रिपब्लिक ने भी अलग होने की मांग शुरू कर दी। दिसंबर 1991 में बेला वेजा एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कर सोवियत संघ को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया, और रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। इसी के साथ कोल्ड वॉर भी एंड हो गया। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन होते ही लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब यूरोप सेफ है, उन्हें सोवियत यूनियन जैसे देश से डरने की जरूरत नहीं है, और शायद अब हमें नाटो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इस सोच के चलते नाटो भी टूटना चाहिए था, लेकिन यह टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया और बढ़ने लगा, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें पहले सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था, वे भी अब नाटो को ज्वाइन करने की इच्छा जताने लगे। उन्हें लगता था कि कहीं रूस उन पर फिर से कब्जा न कर ले।
इसलिए 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य ने नाटो ज्वाइन कर लिया। मगर इस कदम से नाटो रूस के और करीब पहुंच गया। साल 2004 तक आते आते एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और कई अदर कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। यानी कि नाटो के ये सदस्य देश रूस की सीमा के बिल्कुल करीब थे। कई देश और थे जो नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे, जिनमें से एक था जॉर्जिया। मगर रूस ऐसा नहीं चाहता था। बस फिर क्या था, 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। रूस ने यह हमला नाटो के मेंबर्स को यह समझाने के लिए किया था कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ते एक्सपेंशन को अब और टॉलरेट नहीं करेगा। इसके बाद साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला करके कैप्चर कर लिया। हालांकि इसके जवाब में नाटो ने ईस्टर्न यूरोप में सैनिकों और मिसाइल सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया। इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ था, जो नाटो को सबसे ज्यादा मिलिट्री आर्म्स एंड फाइनेंशियल एड दे रहा था, जिसकी वजह से नाटो दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। जब बराक ओबामा की सरकार आई तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियों का यूज किया जिससे नाटो के एक्सपेंशन की कंफर्मेशन हुई और यह साफ कर दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। मगर साल 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने खुले तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। साल 2022 में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की मेंबरशिप लेने की इच्छा जाहिर की। अब नाटो को अमेरिका फंडिंग दे रहा था और अमेरिका ही यूक्रेन के पक्ष में था। नाटो के विस्तार के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। मगर इस बात पर रूस को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक करके निकाला। अभी तक नाटो केवल एक ऐसा संगठन था जिसके किसी मेंबर पर हमला होने पर ही वह उसका समर्थन करता था और काउंटर इंसर्जेंसी करता था। मगर जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, नाटो ने खुले तौर पर उसे सैन्य हथियार और पैसे सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन सब के चलते नाटो कंट्रोवर्सीज में घिर गया। मगर एक बात और भी गौर करने वाली है कि नाटो भले ही ताकतवर बन गया हो, लेकिन उसकी यह ताकत पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड करती है। अगर आप 2023 का नाटो बजट देखेंगे तो उसमें 70% शेयर अकेले अमेरिका से आया था, जबकि जर्मनी जैसे देशों ने तो कोल्ड वॉर के बाद ही नाटो को बजट देना कम कर दिया था। लेकिन अमेरिका ने नाटो देशों में 1 लाख सैनिक डिप्लॉयड कर रखे हैं। अमेरिका नाटो देशों को मिलिट्री सपोर्ट F-16, F-35 जैसे फाइटर जेट सप्लाई करता है। वहीं एटॉमिक बॉम्ब बेल्जियम, इटली और जर्मनी जैसे देशों में डिप्लॉयड कर रखे हैं। मगर अभी तक अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, लेकिन 2024 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो नाटो को लेकर एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के पक्ष में ज्यादा नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर इसकी क्रिटिसिज्म की है और यूरोपियन कंट्रीज पर आरोप लगाया है कि वे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। ट्रंप ने कहा कि अगर सभी नाटो देश अपना योगदान नहीं बढ़ाते तो अमेरिका अब उन्हें डिफेंड नहीं करेगा और हो सकता है कि अमेरिका नाटो को ही छोड़ दे। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका नाटो को छोड़ देगा तो इसका 70% रक्षा बजट अचानक खत्म हो जाएगा। नाटो के लिए भेजे गए सैन्य हथियार, एटॉमिक बॉम्ब और ट्रूप्स को भी अमेरिका वापस बुला लेगा। अब अगर ऐसा हो गया तो रूस तो पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देखने लगेगा, क्योंकि रूस अकेले नाटो से ज्यादा मिलिट्री पर खर्च कर रहा है। कहने को तो यूरोप में 14.5 लाख फौजी हैं, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और ही है। ये किसी एक देश के ट्रेंड सोल्जर्स नहीं हैं, बल्कि अलग अलग देशों में डिवाइडेड हैं। इनकी कमांड संरचना और नेतृत्व बिल्कुल अलग है। जबकि रूस के सभी सैनिक एक ही कमांड स्ट्रक्चर का कंप्लायंस करते हैं और एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे तो हर देश की अपनी अलग सेना, हथियार और परमाणु हथियार है, लेकिन अकेले अमेरिका के 1 लाख सैनिक नाटो देशों में तैनात हैं, जो एक ही कमांड स्ट्रक्चर और लीडरशिप को फॉलो करते हैं। यानी कि ये डिफरेंट कंट्रीज के आर्मीज के कंपेयर में अधिक ताकत रखते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि इन सैनिकों के हटने से या फिर अमेरिका के जाने से नाटो पूरी तरह कमजोर हो जाएगा और रूस इन देशों पर हमला कर देगा। असल समस्या यह है कि पिछले 76 वर्षों से नाटो अमेरिका का एक पावरफुल टूल बन चुका है, जिसका उसने अपने हितों के लिए यूज किया है और इसके माध्यम से अपनी मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया में फैलाया है। लीबिया वॉर, इराक वॉर और अफगान वॉर में नाटो ने अमेरिका को पूरी तरह सपोर्ट दिया था। तो जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में अमेरिका को फिर से अफगान वॉर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो उसे यूरोप से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। यदि अमेरिका इस खतरे से अकेले लड़ता तो उसे अपने सबसे कीमती सैनिकों और रिसोर्सेज को गंवाना पड़ता। मगर उसके पास नाटो था, जो पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। यानी कि देखा जाए तो अगर अमेरिका के नाटो छोड़ने से यूरोप और उसके सदस्य देशों को नुकसान होता है तो अमेरिका को भी इसका कोई लाभ नहीं होगा। आज अमेरिका यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर किसी भी अटैक वाली कंट्री में आसानी से ऑपरेशंस कर सकता है और वहां पर हथियार सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वह नाटो को छोड़ देता है तो उसके लिए इन सभी ऑपरेशंस को अंजाम देना बेहद कठिन हो जाएगा। आज नाटो के जरिए अमेरिका दुनिया में कहीं भी अपने मिलिट्री बेस और सेना भेज सकता है,
मगर नाटो से अलग हो जाने के बाद उसे अपने मिलिट्री बेसिस पर डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर हर देश के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ेंगे। इसमें समय की बर्बादी तो होगी ही, साथ ही पॉलिटिकल बार्गेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉर केवल हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। अगर अमेरिका नाटो से अलग हो गया तो वह अब भी ताकतवर रहेगा। उसके पास अपने मिलिट्री बेस, सेना, हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रहेगी। मगर फ्यूचर में होने वाले किसी भी संघर्ष या वॉर में उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अब तक हर डिफिकल्ट सिचुएशन में नाटो देश अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में नाटो कमजोर पड़ गया तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा आर्कटिक क्षेत्र से आएगा। आर्कटिक बहुत तेजी से एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर बनता जा रहा है, जहां रूस और चीन अपनी अपीयरेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसकी वजह है आर्कटिक में मौजूद तेल, गैस और रेयर मिनरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी, यहाँ पर यह सभी चीजें अवेलेबल होंगी और नए ट्रेड रूट्स खुलेंगे। जो देश इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाएगा वह फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड, मिलिट्री पावर और यहाँ से मिलने वाले रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। लेकिन करंट स्टेटस अमेरिका के फेवर में है, क्योंकि नाटो की वजह से अमेरिका को आर्कटिक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाइज मिला हुआ है। स्पेशली आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और नॉर्वे इसका ग्रेट एग्जांपल्स हैं। मगर नाटो के खत्म होते ही अमेरिका का यह अलायंस टूट जाएगा और उससे इनमें से किसी भी देश का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल रूस की आर्कटिक क्षेत्र में सबसे अधिक मिलिट्री पावर मौजूद है। रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जहाज भी तैयार कर लिया है, जबकि अमेरिका के पास केवल 2 आइस ब्रेकर शिप हैं और आर्कटिक में उसके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। यदि फ्यूचर में अमेरिका आर्कटिक से मिलने वाले रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल चाहता है तो उसे आइस ब्रेकर शिप्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा और यूएस नेवी को भी इस क्षेत्र में अपनी सबमरीन्स की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते मोनोपोली को रोका जा सके। मगर यह सब कुछ नाटो के सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। अगर अमेरिका नाटो से अलग हो गया तो आर्कटिक रिसोर्सेज पर उसका कंट्रोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि नाटो के समर्थन से ही यह सब कुछ पॉसिबल है। अगर अमेरिका अपने रिसोर्स एक्सटेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है तो रूस द्वारा कंट्रोल आर्कटिक तेल और गैस की स्ट्रेटेजी को रोका जा सकता है। अब बात करें चीन की, जो एक आर्कटिक देश नहीं है लेकिन फिर भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर्ड कर चुका है और इस क्षेत्र के रिसोर्सेज पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चीन लगातार यहाँ के ट्रेड रूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर नाटो पूरी तरह खत्म हो गया तो अमेरिका की सिक्योरिटी को ह्यूज लॉस होगा, जिससे एक कोल्ड आर्कटिक वॉर शुरू हो सकता है। इसमें चीन, रूस और अमेरिका आर्कटिक के वाटरवेज, रिसोर्सेज और मिलिट्री बेसिस पर कंट्रोल की होड़ में लग जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने समय रहते सही स्टेप नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब आर्कटिक के इन रिसोर्सेज पर चीन और रूस का कब्जा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में अमेरिका नाटो को छोड़ देगा या फिर वह नाटो के सपोर्ट से आर्कटिक पर अपना डोमिनेंस कायम रखेगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।